दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, यह सांध्य गीत है आत्मानुभूति के कवि डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन का। हरिवंशराय बच्चन छायावादोत्तर कालीन हालावाद के जनक माने जाते हैं। बच्चों, आज हम डॉक्टर बच्चन का सुप्रसिद्ध गीत आ रही रवि की सवारी, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले आइए डॉक्टर हरिवंश बच्चन एवं उनकी रचना धर्मिता को समझते हैं। डॉक्टर हरिवंशराय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। पिता श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव रामचरितमानस के अध्येता थे और उनकी माता माँ सरस्वती देवी सूर सागर के प्रति अनुराग रखने वाली कृष्ण भक्त थीं। ऐसे माता पिता की देख रेख में उनकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ हुई। सन 1925 में कायस्थ पाठशाला से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया और सन 1927 में राजकीय इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट, प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1929 में बीए किया। इस समय असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने यहीं पर पढ़ाई समाप्त कर दी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय अग्रवाल हाई स्कूल में अध्यापन कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अध्यापन कार्य के साथ साथ प्रयाग से प्रकाशित चांद, भविष्य तथा अभ्युदय के संपादन में सहयोग प्रदान करने लगे। इससे हिंदी जगत में प्रवेश करने का उन्हें सबल आधार मिल गया। उसी समय वे कवि के रूप में हिंदी साहित्यकारों के सामने आए और कवि सम्मेलनों में अपने सस्वर पाठ से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। सन 1935 ईस्वी में उनकी मधुशाला प्रकाशित हुई। अपने इस कृति के कारण ही वे डॉक्टर अमरनाथ झा, जो उस समय के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और महान शिक्षाविद और साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे, उनके संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से सन 1938 में बच्चन जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। सन 1939 में काशी विद्यालय से बीटी उत्तीर्ण किया और 1941 में प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हो गए। सन 1942 से लेकर 1952 तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसके पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी के प्रख्यात कवि W.B. ईस्ट पर उन्होंने शोध कार्य किया और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपका विवाह श्यामा जी के साथ 1926 में हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से श्यामा जी बहुत दिन जीवित नहीं रहीं। तो उनके निधन के बाद 1941 में तेजी बच्चन जी के साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ। विदेश से लौटने के बाद बच्चन जी ने अपने पूर्व पद पर लगभग 1 वर्ष तक कार्य किया। फिर आकाशवाणी केंद्र इलाहाबाद से संबद्ध हो गए
और 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त कर लिया। सन 1966 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। उनके डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के 2 पुत्र हैं। आप जानते भी हैं श्री अमिताभ बच्चन, जो फिल्म जगत के महानायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और दूसरे हैं अजिताभ बच्चन। अजिताभ बच्चन जी अपने व्यावसायिक कार्य में लगे हैं, प्रबंधन में। इस महान विभूति का निधन 18 जनवरी 2003 में हुआ। सदा सदा के लिए हालावाद के गायक चिर निद्रा में लीन हो गए। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने अपने जीवन काल में 26 काव्य संकलन, 4 आत्मकथा और 30 विविध साहित्य लिखकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके काव्य संकलनों में 13 हार 1929 में प्रकाशित हुआ, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, आत्मपरिचय 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939 में और मिलन यामिनी 1950 में, प्रणय पत्रिका 1955 में और 2 चट्टानें 1965 में। और इनके अनेक काव्य संकलन हैं। आत्मकथा, बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा हरवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 में प्रकाशित हुई। नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा सोपान है, मैकबेथ है, जनगीता है, नए पुराने झरोखे है, हैमलेट, अभिनव सोपान, मरकत द्वीप का स्वर आदि अनेक रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य जगत की सेवा की है। अनेकानेक अलंकरणों से आपको अलंकृत किया गया। आपकी साहित्यिक अभिरुचि और शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने के कारण आपको अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया गया। 1968 ईस्वी में 2 चट्टानें काव्य संकलन पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई कमल पुरस्कार से आपको नवाजा गया। बिरला फाउंडेशन द्वारा आपको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हरवंश राय बच्चन अनेक अलंकरणों से अलंकृत है। डॉक्टर बच्चन की कविता की लोकप्रियता का प्रधान कारण उनकी सहजता, संवेदनशीलता एवं सरलता है। समाज की अभावग्रस्त व्यथा, परिवेश का चमकता हुआ खोखलापन, नियति और व्यवस्था के आगे व्यक्ति की बेबसी बच्चन जी के लिए सहज, व्यक्तिगत अनुभूत पर आधारित काव्य विषय रहे हैं। इन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा में और सहज शैली में कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों से सजा संवार कर अपने नए गीत हिंदी जगत को भेंट किए। हिंदी जगत ने उत्साह से उनका स्वागत किया, उनके गीतों को प्यार से पढ़ा, समझा। बच्चन जी के काव्य का जन्म छायावाद के उत्कर्ष काल में हुआ। छायावाद आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में आता है हालावाद। तो इसी छायावाद के उत्कर्ष काल में डॉक्टर हरवंश राय बच्चन साहित्य जगत में आए। इसलिए प्रारंभ में उन्होंने कुछ रचनाएं
छायावाद के प्रभाव के अंतर्गत की हैं, किंतु उनके स्वाभिमान ने उन्हें शीघ्र उस प्रभाव से मुक्त कर दिया। वे उमर खय्याम के हाला के प्यालों से प्रेरणा लेकर मधुशाला के साथ आकर धूम मचा दी। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, आपने इसको सुना होगा। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, अरे राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला जीवन दर्शन का काव्य है। डॉक्टर बच्चन के साहित्य में वेदना, प्रणय, राष्ट्र प्रेम, दार्शनिकता, व्यंग एवं मानवतावाद के दर्शन होते हैं। बच्चन जी अपनी शैली के स्वयं निर्माता है। उनका मानना है कि मैंने अपनी अनुभूतियां स्वाभाविक ढंग से कही हैं। मैं कवि हूँ, मुझे वचन प्रवीण होने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रसादमयी अभिधा प्रधान कविता के गायक रहे हैं। सहजता, सरलता उनके शिल्प का केंद्रीय गुण है। उन्होंने गीतों और मुक्तकों की रचना की है जो साहित्य जगत की अनुपम निधि हैं। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर कालीन हालावाद के कवि थे। हालावाद जो है बच्चों, प्रेम और रोमांस तथा मस्ती और आनंद भरी रचनाओं का सृजन करने वाला युग रहा है। इस धारा के कवियों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के अतिरिक्त रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह जी नेपाली, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन आदि का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। अब आइए देखते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का गीत आ रही रवि की सवारी। इसका पहला अंश है, आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। जैसा आप जानते हैं रवि का अर्थ होता है सूर्य, नौ किरण नई किरण, कली पुष्प का प्रारंभिक रूप जिसे हम कली कहते हैं, पथ यानी रास्ता, अनुचर यानी सेवक। इस पद्यांश में कवि ने सूर्य के आगमन का मार्मिक चित्रण किया है। ये प्रातः काल का दृश्य है जिस समय सूर्योदय होता है। कवि कहते हैं कि सूर्य की सुखद सवारी का आगमन हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो नौ किरण ने अपना रथ भली प्रकार सजा लिया है। फूल और कलियों से सारा रथ जो है वह सजा हुआ है। बादलों के सेवकों ने सभी सुंदर पोशाक और परिधान पहने हुए हैं। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है। नई किरण से रथ जो है सुसज्जित है। कली कुसुम से पथ सजा है। कली और कुसुम पुष्प, और कली कहते हैं अधखिले फूल को। उससे सूर्य का जो पथ है, रास्ता है, वह सजा हुआ है। कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों के अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। बादलों के जो अनुचर हैं, जो बादल हैं, सेवक हैं, वे स्वर्ण जैसी पोशाक को धारण कर रखा है। सवेरे जब सूर्योदय होता है तो तमाम स्वर्णिम आभा बिखर जाती है। तो कवि का मानना है कि बादल के जो सूर्य के अनुचर हैं, बादल हैं, जो प्रकृति के उपादान हैं, उन्होंने स्वर्ण की पोशाक को धारण कर रखा है। अब आप इसमें देखिए, इस पद्यांश में शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग हुआ है। शैली प्रभावोत्पादक एवं सहज है। संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आइए देखते हैं कविता का दूसरा अंश। बिहग बंदी और चारण,
बिहग, बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। बिहग यानी पक्षी, बंदी और चारण, बंदी जन और चारण उसे कहते हैं जो प्रशंसा की गीत गाते हैं। किसका? कीर्ति गायन, यशो गान कर रहे हैं। किसका? सूर्य का। लेकिन यहाँ बंदी और चारण कौन है? बिहग यानी पक्षी। छोड़कर मैदान भागी, मैदान छोड़कर भागने वाली कौन है? तारों की फौज। माने जो तारक हैं, जो तारे हैं, वे सब चले गए हैं, सवेरा हो गया है, तो रात के जो तारे हैं वे सब डूब चुके हैं, निकल गए हैं। आ रही रवि की सवारी, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। अच्छा, तारकों का अर्थ उद्धारकों के लिए भी होता है, तारना, उद्धार करना। इसमें कवि कहते हैं कि रवि की सवारी आने पर सभी आनंदोत्सव मनाते दिखाई दे रहे हैं। बंदी जन जो हैं कौन है? पक्षी हैं। वही चारण, माने पक्षी, बंदी जन और चारण सभी इसकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, यशो गान कर रहे हैं। वे रवि की यशो गाथा को संगीत की धुनों से प्रस्तुत कर रहे हैं। रवि की सवारी आने पर उद्धारकों की फौज ने मैदान छोड़ दिया है, तारकों की फौज ने मैदान छोड़ दिया है। अब इसमें देखिए, पद्यांश की भाषा सरल और माधुर्यपूर्ण है, प्रसाद शब्द गुण दर्शनीय है। इसमें बच्चों मानवीकरण है प्रकृति का, मानवीकरण अलंकार। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इनमें प्रकृति के जो उपादान हैं वे मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसमें मानवीकरण अलंकार दर्शनीय है। अब आइए कविता का आखिरी अंश देखते हैं। चाहता चाहता उछलूं विजय कह, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। ठिठकना, सहम जाना। राह का अर्थ है रास्ता, भिखारी मतलब भिक्षुक। इसमें हमारी आज़ादी की उत्सुकता को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कवि ने, और प्रकृति के माध्यम से वो अपनी बात कह रहा है। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि रवि की सवारी आने वाली है, उसी की खुशी में उछल कूद रहा हूँ, क्योंकि यह आज़ादी रूपी विजय हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। कई लोगों की बलि चढ़ाने पर खुशी मिली है। रात का राजा अपना वेश बदलकर भिखारी बन गया है। इस प्रकार रवि की सवारी का मधुर आगमन हो रहा है। और भावार्थ यह भी हो सकता है, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। रात का राजा कौन है? चंद्रमा है। वह भिखारी बना हुआ है, क्योंकि अब सवेरा हो गया है, तो चंद्रमा यही कहता है कि हमें जो है मैं भिखारी के रूप में हूँ, मुझे फिर अपना वो समय प्रदान कर दिया जाए। तो इस तरह से इसके दो भाव निकलते हैं। रात का राजा अपना वेश बदलकर भिखारी बन गया है। इस पद्यांश में भी परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग किया गया है। पद्यांश जो है प्रांजल एवं माधुर्य से ओतप्रोत है। इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों, इसका भाव और आपको स्पष्ट हो जाएगा। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, इस पंक्ति का क्या आशय है? सूर्य के निकलने पर संपूर्ण भूमंडल में स्वर्णिम प्रकाश छा गया। उसका प्रभाव आकाश में विचरण करते हुए बादलों पर भी होता है। वे सभी सुनहरे दिखाई देने लगे। जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि सूर्योदय होने पर
वो जो सुनहली किरणें हैं वो प्रकृति के समस्त उपादानों को सुनहला कर देती हैं। तो चूंकि दिन का राजा सूर्य अपने सहस्त्र किरणों से सुसज्जित रथ में सवार होकर उदयांचल से निकल रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। राजा के पीछे तो सेवक दल होते ही हैं। यहाँ बादलों को स्वर्णिम वस्त्र धारण किए हुए अनुचर यानी सेवक के रूप में पीछे पीछे चलता हुआ कवि ने दिखाया है। रात का राजा किसे कहा गया है और वह भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? वास्तव में जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, उसे दिन का राजा कहा गया है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा शशि रात्रि के अंधेरे में अपनी ज्योत्सना बिखेर कर, अपनी चांदनी बिखेर कर रात्रि को जो है धवलित करते हुए ठंडक प्रदान करता है, रात्रि को सुहावनी बना देता है। तो चंद्रमा को ही रात का राजा कहा गया है। सूर्य की चमक के समक्ष दिन में चंद्रमा अस्तित्वहीन हो गया था। सवेरे सूर्य के निकलने पर चंद्रमा भी दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार राजा के आने की प्रतीक्षा तथा कुछ पाने की लालसा से भिक्षुक रास्ते में दोनों तरफ खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश मार्ग में सूर्य के निकलने पर भिखारी की भांति खड़ा दिखाई दे रहा था। कवि ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी है यहाँ, उसकी कल्पना जो है वो दर्शनीय है। अब एक प्रश्न और बनता है कि रवि की सवारी आने पर क्या क्या हो रहा है जब सूर्य निकलता है। सूर्य की सवारी आ जाती है पूर्व दिशा से, तो उस समय का दृश्य कैसा होता है? तो रवि की सवारी निकलने अर्थात प्रातः काल होने पर पुष्प पुष्पित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, कलियां पुष्पित हो जाती हैं। पक्षी अपने कलरव के माध्यम से राजा सूर्य का यशोगान करते हैं, माने पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगता है। और बादल अनुचर बनकर चल रहे हैं तथा खिले हुए नक्षत्र जो तारे हैं वो छिप जाते हैं। रात का चंद्रमा भी सूर्य से कुछ मांगने के लिए भिखारी बनकर खड़ा रहता है। बच्चों, इसमें इस कविता में आ रही रवि की सवारी सूर्योदय का और उस समय जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने किया है। आपके पाठ के अंत में सामासिक शब्दों के प्रयोग को बताया गया है। आप जानते ही होंगे कि समास क्या है, और आइए एक बार हम समास पर चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में समास है क्या? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनने वाले स्वतंत्र सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों का अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में जैसे राजा का पुत्र, पीतांबर, पीला है अंबर। अब ये समास की विशेषता क्या होती है? जैसे इसमें कम से कम दो पदों का मेल होता है, दो पदों का होना परमावश्यक है। मिलने वाले पदों की विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता, अब माता उसके बीच में एक सामासिक चिन्ह रहता है, तो माता और पिता और शब्द का लोप हो गया है, तो माता पिता, माता और पिता। परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्द मिलकर तीसरा सार्थक शब्द बनाते हैं। निरर्थक शब्द समास नहीं होता। समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व प्रथम पद तथा उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है। किसी शब्द का समास जानने के लिए समस्त पद के खंड को अलग अलग करना पड़ता है, जिसे समास विग्रह कहा जाता है।
अब आइए देखते हैं समास के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है बच्चों अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय यानी क्रिया विशेषण का काम करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, जिसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। जैसे है यथा संभव, संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन। प्रत्येक, जैसे एक एक। जैसे आजीवन यानी जीवन पर्यंत। जैसे आजानु, जानुओं तक। भर पेट, पेट भर कर। और दूसरा है बच्चों तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम और अंतिम कर्ता व संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और सूत्र है इसका उत्तम पद प्रधानः तत्पुरुषः। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जैसे वनवास, वन में वास। अब आइए देखते हैं अगला है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य, विशेषण अथवा उपमेय उपमान भाव संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अब कमल कैसा है? नीला है, ये विशेषण हुआ। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। जैसे लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। या पुरुष सिंह, जो सिंह के समान जो पौरुषवान हो, या सिंह के समान जिसकी भुजाएं हो, पौरुषवान हो। तो इस तरह से आता है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष संबंध हो और समस्त पद समूह का ज्ञान कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। जैसे सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। ये जो 9 और 7 हैं ये संख्यावाची हैं। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। अब आता है बच्चों अगला है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद समान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और अथवा तथा या आदि योजक लगे हों उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, ये जो और है ये जो है योजक है। जैसे माता पिता, माता और पिता। जैसे धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। सुख दुख, सुख और दुख। इस तरह से अनेक शब्दों को आप विग्रह करके और पहचान सकते हैं द्वंद्व समास क्या है। इसका जो सूत्र है वह है चार्थे द्वंद्वः। अब आता है बच्चों बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद किसी अन्य शब्द संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। गजानन, गज के आनन के समान जिसका आनन हो अर्थात गणेश। गज के आनन के समान जिसका मुख हो उसे गणेश कहेंगे, तो गणेश हुआ। जैसे अंशुमाली, अंशु हैं माला जिसकी अर्थात सूर्य, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार बच्चों समास आपकी समझ में आ गया है और समास का अभ्यास आप अपने पाठ से भी कर सकते हैं।
इस कविता में आ रही रवि की सवारी में अनेक सामासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।